हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं अभिषेक कुमार पाठक। आज हम ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे चर्चा करने जा रहे हैं। अब मैंने इस चैप्टर को इम्पोर्टेंट क्यों कहा है, क्योंकि यूपीएससी आपके डिफेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे सीएपीएफ हो, उसमें हर साल इस चैप्टर से 2 से 3 सवाल आराम से पूछता है। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि आपको इस तरीके से इस चैप्टर में पढ़ा देना कि बेसिक जो आपका है वो प्रॉपर क्लियर हो जाए, जिसके हिसाब से आप एडवांस लेवल पर उस क्वेश्चन को फाइट कर पाए एग्जामिनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक सा है कि जैसे आपने फुटबॉल देखा होगा, बास्केटबॉल देखा होगा, क्रिकेट बैट बॉल देखा होगा, तो उन तीनों में एक बेसिक है कि वो तीनों गोल होते हैं, और सिर्फ ऊपर से गोल नहीं होते हैं, उसके अंदर भी बहुत कुछ रहता है। जैसे बास्केटबॉल और फुटबॉल में अगर देखा जाए तो उसमें एयर प्रेशर्स रहते हैं अंदर में, जिसको हम गैस ले सकते हैं। भाई इमेजिनेशन का खेल है ज्योग्राफी, गैस की तरीके से ले सकते हैं। वहीं जो ड्यूज बॉल होता है क्रिकेट बॉल, उसके अंदर वेरियस ऑफ मटेरियल्स पड़े जाते हैं जिससे वो सख्त हो पाए। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पृथ्वी में भी, हमारे अर्थ में भी डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स रहेगा, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पृथ्वी में 3 लेयर्स होते हैं अर्थ में। पहला होता है क्रस्ट, उसके बाद होता है मेंटल, उसके बाद होता है कोर। ये जो 3 भाग हैं, इसको रिलेट हम कर सकते हैं याद रखने के लिए इमेजिनेशन के द्वारा हम ये टायर से रिलेट कर सकते हैं। जैसे टायर का जो ग्रिपिंग होता है, जो रोड और टायर के बीच में इंटरेक्ट करता है, उसको हम क्रस्ट से ले सकते हैं, क्योंकि वो भी पतला होता है और हमारा क्रस्ट भी पतला होता है। बीच वाला जो टायरिक फॉर्म होता है, टायरिक भाग होता है, टायर का भाग होता है, उसको हम मेंटल से ले सकते हैं, और बीच वाला जो रिम, स्टील रिम होता है, उसको हम कोर से ले सकते हैं। तो इस बेसिक को क्लियर करते हुए, क्योंकि आप अब नहीं भूलेंगे टायर के स्ट्रक्चर से, हम आगे बढ़ते हैं उसको और डीप में जानने के लिए। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सबसे जो ऊपर वाला लेयर था क्रस्ट, उसके ऊपर में। तो क्रस्ट के बारे में हम जानते हैं कि भाई क्रस्ट होता क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे ऊपर वाला पार्ट ऑफ द अर्थ होता है, लेयर ऑफ द अर्थ होता है, क्रस्ट होता है। उसके बाद इसकी जो थिकनेस होती है वो कॉन्टिनेंट और ओशन में रिले करती है कि भाई दोनों जगह अलग अलग थिकनेस पाई जाती है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि भाई जो ओशन जो होता है वहाँ मात्र 5 किलोमीटर का थिकनेस पाया जाता है, वहीं कॉन्टिनेंट्स की अगर बात की जाए वहाँ 30 किलोमीटर्स तक पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे कहता है कि भाई रुको रुको, यहाँ ही नहीं, जो माउंटेन्स होते हैं वो और ज़्यादा मोटे होते हैं, जहाँ 70 किलोमीटर्स तक थिकनेस होती है। वहाँ हिमालयन रेंजेस, हिमालय का जो एग्जांपल दिया हुआ है आपके पास, आप उसको आप देख सकते हैं। इसको और समझते हुए हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। सबसे आपके राइट में जो माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन जो एक दिख रहा है उससे, और ये जो ऑरेंजिक पार्ट है नीचे, ये मेंटल है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो माउंटेन का पीक है और वहाँ से जो ये बीच नीचे सबसे टिप टू टॉप का जो पार्ट है, वहाँ 70 किलोमीटर का फ़र्क दिख रहा है हमें सीधे सीधे। और यहीं प्लेन्स एरिया में आ जाते हैं हम, जो माउंटेन के आगे वाला भाग है, वहाँ से ये 30 किलोमीटर्स का मान सकते हैं जो उसका क्रस्ट की मोटाई है। और सबसे पतला जो सबसे आगे वाला पार्ट है, वहाँ मात्र 5 किलोमीटर हम देख सकते हैं कि भाई ओशन में तो बहुत पतली सी लेयर है। तो अब हम यहाँ से बेसिक से सोच सकते हैं कि अगर हमारे साइंटिस्ट को मेंटल का जो अगर कुछ कलेक्ट करना हुआ, कुछ भी शोध उसको रिसर्च करने के लिए, तो हम ओशन में खोदेंगे कि क्रस्ट में, ओशन क्रस्ट में खोदेंगे कि मैदानों में खोदेंगे, कॉन्टिनेंट्स में खोदेंगे। सीधी सी बात है, हम ओशन में जाके उसको खोदेंगे जिससे वो जल्दी मिल पाए, हमें इजी रहे रीच करना मेंटल में। तो क्रस्ट को हमने समझ लिया। अरे बहुत मेंटल हो रहा है, तो चलो मेंटल देखते हैं। ये मेंटल हॉस्पिटल वाला मेंटल नहीं है, ये लेयर वाला मेंटल है। तो भाई फर्स्ट जो लाइन है हमें सीधे सीधे कह रहा है कि क्रस्ट के जो नीचे वाला पार्ट है वो मेंटल है, जो कि हम भी जानते हैं, बेसिक सा सवाल है। अब भाई इसका फैलाव कितना है, एक्सटेंशन कितना है, तो भाई एक वर्ड आ रहा है हमें हमारे पास यहाँ, मोहो डिसकंटिन्यू, मोहो असंतता,
कहा गया है, मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा गया है, वहाँ से लेकर 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंशन है। डीप है ये इतना। भाई मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? सीधी सी बात है, जैसे कि हम इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को LOC कहते हैं, यहाँ क्रस्ट और मेंटल का जो बॉर्डर होता है उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। सीधी बात है, मोहो डिसकंटिन्यूटी इक्वल टू बॉर्डर बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। सीधा है। थर्ड पॉइंट हमें कहता है कि जो वल्केनो का इवेपोरेशन होता है, इरप्शन होता है, वहाँ जो मैग्मा आता है मेंटल से आता है। तो हम सीधे सीधे जान सकते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म का जो मैग्मा बाहर आ रहा है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मेंटल है वो लिक्विड फॉर्म में है, बिल्कुल फॉर्म में है लिक्विड में, क्योंकि हम वल्केनो जब फटते हैं वहाँ से हम सीधे सीधे देख सकते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट एक बड़ा फैक्चुअल पॉइंट्स हैं लिथोस्फेयर के बारे में। लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल, हम ज्योग्राफी में बहुत जगह इसका यूज़ करते हैं। ये लिथोस्फेयर होता क्या है? तो जो थिकनेस होती है 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच, इसके अंदर क्रस्ट का भी भाग आता है, इसके अंदर मेंटल का भी भाग आता है, उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। इसको आगे मैं डीप में समझाने वाला हूँ। थर्ड पार्ट जो कहता है, बाकी जो लिथोस्फेयर को छोड़ के बाकी बचा हुआ सॉलिड पार्ट है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मेंटल पूरा हम सीधे जाने की क्रस्ट के बाद सीधे ही लिक्विड फॉर्म स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। क्रस्ट के बाद कुछ पार्ट जो है वो सॉलिड पार्ट बचता है, उसके बाद धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो बचा हुआ लिक्विड फॉर्म है लिथोस्फेयर के बाद, उसको हम एथनोस्फेयर कहते हैं, जिसको दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये NCERT की एक पिक्चर है बड़ी सुंदर, ट्रायंगल शेप में 3D ट्रायंगल है हमारे सामने। तो इसको हम देख सकते हैं, ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, जो अपर मोस्ट पार्ट एंड द क्रस्ट, लिथोस्फेयर का एग्जाम्पल दे रहा है। तो देख सकते हैं आप, लिथोस्फेयर जो है वो क्रस्ट और मेंटल दोनों से मिलकर बना है। ये क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर में। बाकी एथनोस्फेयर जो है वो हमारा उसके नीचे वाला भाग है। मेंटल देखिए कितना बड़ा है, 2900 किलोमीटर तक है। उसके बाद कोर का भाग आता है जो लिक्विड और सॉलिड दोनों के अंदर में। तो इसको हम आगे इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई आ गया हमारा कोर, सबसे नीचे वाला भाग। तो कोर की बाउंड्री हम जानते हैं, पिछले बार हमने पढ़ा 2900 किलोमीटर के बाद शुरू होती है, उसके बाद जो भी पड़ता है वो कोर है। अब कोर को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक इनर कोर, एक आउटर कोर। अब जो यहाँ समझने वाली बात है, जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है, और जो आउटर कोर है, जो बाहर वाला भाग है, वो लिक्विड फॉर्म में है। और जो ये कोर है ये बना हुआ है निकल और आयरन से। अब आपके जहन में ये सवाल उठेगा कि भाई ऐसा क्यों है कि इनर कोर जो है वो सॉलिड है, आउटर कोर जो है वो लिक्विड है। देखो मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। एक ग्लास में आप पानी ले लो, है ना, उसमें मुट्ठी भर के चीनी डाल दीजिए आप। अब वो मुट्ठी भर के चीनी डाल दीजिएगा तो नीचे जो है वो चीनी का लेयर एक बहुत मोटा सा सॉलिड पार्ट बैठ जाएगा, ऊपर भले ही लिक्विड रहेगा। वैसे ही हम एग्जांपल लेते हैं निकल और आयरन का। जो निकल और आयरन होते हैं वो अर्थ के कोर में जाके बैठ चुके हैं, इसलिए वो सॉलिड हो चुका है। लेकिन जो ऊपर वाला भाग है, क्योंकि उसमें निकल और आयरन की थोड़ी कम मात्रा पाई जाती है और हीटनेस के कारण वो लिक्विड फॉर्म में अभी भी है। और सबसे जो लास्ट पॉइंट है, ये समझने वाला पॉइंट है कि जो अर्थक्वेक जो वेव्स होते हैं, वेलोसिटीज़ होते हैं, तो यहाँ को समझने में हेल्प करते हैं, जिसको हम आगे अर्थक्वेक सिस्मोग्राफिक वेव्स में समझेंगे। तो हमने पिछले स्लाइड्स में जाना कि अर्थ का इंटीरियर कैसा होता है। अब हम इस चीज़ को जानेंगे कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता कैसे चला कि हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऐसा ऐसा है। 3 लेयर्स हैं, उसको क्रस्ट है, कोर है, मेंटल है, उसके अंदर लिक्विड है, गैस है। पता कैसे चल रहा है हमें? तो सीधी सीधी टैगलाइन में हमने लिख दिया कि भाई नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड कलेक्ट, अब्जॉर्ब सैंपल एंड मटेरियल। तो हम कैसे क्या करेंगे? तो चलिए हम इसको जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोर्स को 2 भागों में इक्वल में बांट देंगे। पहला होता है डायरेक्ट सोर्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट सोर्स। अब ये डायरेक्ट सोर्स होता क्या है? तो हम जानते हैं कि भाई जो चीज़ इजीली हमें
अवेलेबल हो जा रही हैं, हमें उस ज़्यादा अफोर्ड करना पड़ नहीं रहा है, वो डायरेक्ट सोर्स है। जैसे हम देख सकते हैं कि सरफेस रॉक्स, माइनिंग एरियाज से कलेक्ट किए हुए मटेरियल्स, गोल्ड माइंस, जैसे हम देख सकते हैं गोल्ड माइन साउथ अफ्रीका में है, सबसे गहरा है, 2 से 3 किलोमीटर 3 से 4 किलोमीटर का, है ना। उसके बाद एक साइंटिस्ट का नया प्रोजेक्ट है, ये डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके द्वारा हम ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्रिलिंग से होते हैं तो इसको भी डायरेक्ट हम ले सकते हैं, है ना। उसके बाद एक होता है इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स। अब ये होते क्या हैं तो चलो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट सोर्स में कौन कौन से सोर्सेस आ सकते हैं। तो पहला हमारा आता है सरफेस रॉक्स, दूसरा हमारा होता है वेल्कानोस, तीसरा माइनिंग प्रोजेक्ट्स, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स। तो चलिए अब इसमें हमें सब में फोकस नहीं करना है, हम उसी में फोकस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारा इंफॉर्मेशन हम एग्ज़ाम को पास करने के लिए कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अब ये पिक्चर से हम देख सकते हैं कि डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट या इंटीग्रेटेड ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं। जैसे कि आपने मुंबई हाई देखा होगा या बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ देखे होंगे जिसमें ओशन के बीच में एक छोटा बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं और वहाँ ड्रिलिंग चालू है, तो वो वाले मटेरियल्स जहाँ पेट्रोलियम निकाले जाते हैं ओशन के अंदर, वैसे वैसे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स कहा जाता है, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। और सेकंड जो पिक्चर है यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, और सेकंड प्रोजेक्ट जो हमने देखा है कि जो कोला में सबसे ज़्यादा डीपेस्ट माइन हुई, कोयला जो डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट कोला में हुआ, उसको हमने सेकंड में दिखाया कि भाई है कहाँ, ये नॉर्वे में सिचुएटेड है कोला, और हम ये देख सकते हैं यहाँ ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हुई जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। चलिए अब भाई इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या होते हैं। तो भाई इनडायरेक्ट सोर्सेस बड़े पेचीदा थिंग होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होते हैं ये, क्योंकि इनडायरेक्ट सोर्सेस से हम ज़्यादा अंदर के जो मटेरियल की इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई ये होते क्या क्या हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स। इससे हम रिकॉर्ड्स को हासिल करते हैं, इससे हम उनके सैंपल्स को लेते हैं और उसके बाद इंटरनली हम पता करते हैं कि भाई होता क्या है, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं उसके ऊपर, है ना। दूसरा पॉइंट है मीटियोइड्स। तो आप कहेंगे भाई मीटियोइड्स कैसे हो गए, क्योंकि कहा जाता है कि मीटियोइड्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अर्थ का भी उनका जो फॉर्मेशन है, उनके जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो अर्थ के इंटरनल केमिकल कंपाउंड से मिलते हैं। तो इसलिए इनडायरेक्ट सोर्स में उनको कलेक्ट किया जाता है कि भाई हाँ हो सकता है कि हमारा अर्थ भी ऐसा ही हो। तो बाकी चौथा है अदर सोर्सेस में ग्रेविटी आ गए, मैग्नेटिक फील्ड्स आ गए और सिस्मोग्राफिक एक्टिविटीज़ आ गई। सिस्मिक एक्टिविटीज़ जिसे कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए तो इसमें हम देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट सोर्सेस में क्या आता है। सबसे पहला आता है सिस्मिक एक्टिविटीज़, जिसको अर्थक्वेक वेव्स भी कहा जाता है। मीटरॉइड्स, ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, हमने ये चार्ट में देखा। चलिए इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हमारा अर्थक्वेक वेव से रिलेट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि अर्थक्वेक वेव्स होते क्या हैं। देखिए अर्थक्वेक वेव्स सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि अर्थ के अंदर जो शेकनेस पैदा होती है उसको अर्थक्वेक वेव्स कहते हैं। अब ये शेकनेस कैसे पैदा होती है, देखिए अर्थ बहुत बड़ा है, अर्थ के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि हमने देखा कि कहीं सॉलिड, कहीं लिक्विड, कहीं गैसेस भाग पाया जा रहा है। तो उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, उसके कारण जो भी वेव्स पैदा हो रहे हैं उससे अर्थ का सरफेस शेक कर रहा है और इसे अर्थक्वेक कहा जाता है। तो अब मेन टॉपिक पे वापस आते हैं और सीधे कहते हैं कि भाई अर्थक्वेक, मान के चलिए अर्थक्वेक होता है, लेकिन ये कैसे हेल्प करता है हमें हमारा इनर अर्थ को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं कि जो हमारा अर्थक्वेक वेव्स होता है उसे हम दो पार्ट में सिंपली डिवाइड करेंगे। पहला होता है बॉडी वेव, दूसरा होता है सरफेस वेव्स। तो भाई बॉडी वेव क्या होता है, तो सीधे सीधे कहेंगे
कि भाई हमारे मान के चलिए कोर में एक एनर्जी रिलीज़ हुई और वहाँ से एक शॉक वेव या वेव तरीके से हमारे सरफेस तक आया, क्योंकि इस वेव ने हमारे अर्थ के बॉडी के अंदर ट्रैवल किया है तो इसीलिए इसे बॉडी वेव्स कहेंगे। और दूसरी चीज़ है कि उसके बाद वो ऊपर आके हमारे सरफेस में ट्रैवल कर रहा है तो उसे सरफेस वेव कहेंगे। तो सिंपली बॉडी वेव को हम दो भागों में बांटेंगे, पी वेव एंड एस वेव। अब ये पी वेव एस वेव क्या है, तो पहले हम समझते हैं। पी वेव को जनरली हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले हमारे सिस्मोग्राफिक जो भी यंत्र होता है, जो भी मशीन होता है, उसमें पहले दिखता है। यानी ये अर्थक्वेक के पहले झटके होते हैं। ये साउंड वेव के जैसे होते हैं और इनकी सबसे खासियत क्या होती है कि ये गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों में ट्रैवल कर सकते हैं। और डीप में अगर पढ़ें तो ये पी वेव जो होते हैं वो सॉलिड में सबसे तेज, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे स्लो ट्रैवल करते हैं। साइंटिस्ट ने और रिसर्च किया तो और डीप में जाके पता चला ये जो वेव्स होते हैं ये कोल्डेस्ट रीजन में तेज होते हैं और हॉट रीजन में ये कम स्लो चलते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो एस वेव, उसके बाद जो पी वेव हमने समझ लिया। पी वेव क्या है? पी वेव लिबरल है, वो कहीं से भी कहीं भी ट्रेवल कर पा रहा है। लेकिन हम बात करें एस वेव की तो एस वेव के अपने नखरे हैं। अब एस वेव के नखरे क्या हैं कि ये भाई साहब सिर्फ सॉलिड मटेरियल में ही ट्रेवल करते हैं, इनका लिक्विड और गैस से कोई लेना देना नहीं है। तो साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली ये दोनों वेव्स के द्वारा हमारे इनर स्ट्रक्चर को समझने में। अब भाई साइंटिस्ट ने पाया कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, परावर्तन और आवर्तन, ये जो वेव्स होते हैं ये आराम से करते हैं हमारे इनर अर्थ में। जैसे हम ये नीचे वाले डायग्राम में देखते हैं कि कैसे कुछ वेव्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ रिफ्रैक्ट कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसे हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर हमारे पृथ्वी के अंदर जो मटेरियल होते हैं ये वेरियस ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं कि वो रिफ्लेक्ट करें या रिफ्रैक्ट करें। तो उसी चीज़ को हमारे जोग्राफर और साइंटिस्ट समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले तो समझेंगे कि पी वेव चलते कैसे हैं भाई। पी वेव सिंपल सी बात है, ये स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग जैसे चलते हैं। मतलब इस तरीके से, जैसे स्प्रिंग चलता है या जैसे एक रबर बैंड स्विज होता है, एकदम सिकुड़ जाता है और एकदम स्ट्रेच करते हैं, वैसे चलता है। हम डायग्राम भी देख सकते हैं कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो रहा है, तो इस तरीके से चलता है और ये तीनों में ट्रैवल कर सकता है। दूसरी चीज़ है, बात करें एस वेव की। एस वेव जो होते हैं वो सिंपली सी पानी में जैसे वेव चलते हैं वैसे चल रहे हैं ये। और बात करें ये सरफेस वेव्स की, सरफेस वेव जैसे सांप चलता है हमारे पृथ्वी पर, हमारे जो एक रेप्टाइल है सांप चलता है, वैसे ही हमारा एस वेव ट्रैवल करता है। क्योंकि एस वेव का ट्रैवल करने का तरीका ऐसे है, तो हमारे ऊपर, हमारे पृथ्वी, हमारे क्रस्ट पर जो भी बिल्डिंग्स रहती हैं, लैंडफॉर्म्स रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको डैमेज करता है। इसलिए इसको सबसे डिस्ट्रॉय वेव कहते हैं, सरफेस वेव को। चलिए हम एक सिस्मोग्राफ देखते हैं कि जब भूकंप आता है तो ये ऐसी टाइप की डिज़ाइन बनते हैं। तो सबसे पहले जो डिज़ाइन बनता है जो एक वेव टाइप का बन रहा है, इसको हम पी वेव कहते हैं। पी वेव सबसे पहले जो हमने पढ़ा, जो तीनों लिक्विड, गैस और सॉलिड से तीनों से पास ऑन होता है और ये सबसे पहले आता है। दूसरा है एस वेव जो सिर्फ सॉलिड पार्ट से ट्रैवल करता है, वो सेकेंडरी और ये कम है इसकी मारक क्षमता जिसे बोलेंगे, ज़्यादा वेलोसिटी कम है ना। और सबसे चौथा आता है सरफेस वेव, ये सबसे ज़्यादा डिफ़र करता है, सबसे ज़्यादा शेक करता है, इसलिए इसको इनके एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉयफुल और सबसे ख़तरनाक बोलते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि हम सबसे डीप में जाके समझेंगे भाई, शेडो जोन ने ही हमारे पृथ्वी के इनर अर्थ को समझने में बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हम एक आर्टिफिशियली वेव्स को हम अपने ग्राउंड में सैंड करें और उनके रिफ्लेक्शन से या रिफ्रैक्शन से या
उनकी जहाँ वो दूसरी जगह वो रिफ्लेक्ट करेंगे, उसको हम रीड करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर कैसे भाग पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पी वेव को देखेंगे, जो तीनों फॉर्म्स में ट्रैवल कर सकता है, पी एस लिक्विड और गैस एंड सॉलिड से। तो पी वेव को जब हम साइंटिस्ट ने ट्रैवल करवाया तो साइंटिस्ट ने पाया कि ये पी वेव जब 90 डिग्री से चला तो दोनों तरफ 105 यानी 105 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हुआ, और उसके बाद एक बहुत बड़ा स्पेस जो होता है वो ब्लैंक छूट गया, यानी वैक्यूम रह गया, और डायरेक्टली 145 डिग्री सेल्सियस 145 डिग्री पर वो रिफ्लेक्ट किया। तो जब पी वेव का देखा गया तो पी वेव ने 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक अपना शेडो जोन बनाया, यानी वहाँ कोई प्रतिक्रिया, कोई रिफ्लेक्शन, कोई रिफ्रैक्शन या कुछ नहीं आया। वहीं बात की जाए एस वेव की, तो एस वेव क्योंकि सिर्फ सॉलिड पार्ट से ही ट्रेवल करता है, और हम ध्यान दें कि लिथोस्फेयर से लेके लिथोस्फेयर तक हमारा पूरा सॉलिड है, उसके नीचे भी दुर्बलता मंडल जिसे हमने कहा वो भी थोड़ा बहुत सॉलिड है, एक क्या बोलते हैं जली टाइप का है, क्योंकि वो पूरा सॉलिड भी नहीं है, पूरा लिक्विड भी नहीं है, तो उसे दुर्बलता मंडल कहा गया है ना, वो है, वहाँ भी थोड़ा बहुत है, तो वहाँ से ट्रैवल कर सकता है। तो सिर्फ ये रिफ्लेक्ट करता है 105 टू 105, क्योंकि कोर तो लिक्विड है, क्योंकि इनर कोर सॉलिड है तो वो वहाँ तक तो ट्रैवल कर नहीं पाएगा, क्योंकि लिक्विड से वो ट्रैवल कर नहीं पाता है। तो एस वेव का बहुत कम रिफ्लेक्शन रहा, और इसका शैडो जोन बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। चलिए हम इसके साथ ही आगे वेल्कनोस के बारे में जानते हैं, क्योंकि वेल्कनोस जो होते हैं वो डायरेक्ट सोर्स होते हैं हमारे इनर अर्थ को जानने के लिए। तो हम थोड़ा बहुत वेल्कनो के बारे में भी पढ़ेंगे, इतना कुछ इस चैप्टर में तो नहीं है, क्योंकि वेल्कनो का एक बात करें वेल्कनोस की, तो वेल्कनोस हमारे पृथ्वी के अंदर के भाव को समझने के लिए डायरेक्ट स्रोत के रूप में सामने आते हैं। ये जो डायरेक्ट स्रोत रहते हैं इनके, क्योंकि वेल्कनो के फटने के तरीके अलग होते हैं, उनके अंदर से मटेरियल डिफरेंट टाइप ऑफ मिलता है ना, और उस क्योंकि कुछ वेल्कनो कुछ ज़्यादा फटते हैं, कुछ वेल्कनो कम फटते हैं, तो जब इनके करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं तो वेल्कनो के शेप्स अलग अलग होते हैं। ये जब बाहर लावा निकालते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स को पैदा करते हैं। तो इस लैंडफॉर्म्स को पैदा करने के क्रम में वेल्कनो अपने इसी विशेषता के कारण अपने डिफरेंट नामों से जाने जाते हैं। तो हमारे पास सामने है फर्स्ट शील्ड वेल्केनो। देखो शील्ड वेल्केनो क्या होता है, ये बहुत बड़ी मात्रा में लावा को अपने अंदर से निकालते हैं। ये बेसाल्ट के बने रहते हैं, क्योंकि ये लावा को बड़ी मात्रा में निकालते हैं तो ये बहुत बड़े ह्यूज पार्ट में छाए रहते हैं। तो हम एक आइलैंड का नाम जानते हैं, हवाई आइलैंड। तो ये हवाई आइलैंड बेसाल्ट वेल्केनो से ही बना रहता है। तो हम दूसरा जाएंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना। इसमें एक और पार्ट है कि ये वाटर, जब इनमें वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं तो इनको फटने में हेल्प होती है, ये बहुत ज़्यादा फटते हैं, तो ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं कंपोज, क्योंकि MCQs अगर हम देखें CDS और NDA का, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट साबित है। ये जो पॉइंट्स हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं कंपोजिट वेल्केनो। कंपोजिट वेल्केनो देखो एक बहुत ठंडे मात्रा, ठंडा बोला जाए ठंडा आदमी रहता है जैसे ना, एकदम कूल काम, वैसे ही कंपोजिट वेल्केनोज होते हैं, ये बहुत कूल रहते हैं। दूसरी चीज़ है जब ये फटते हैं तो आराम से फटते हैं, इनकी आराम से फटते हैं, इनके अंदर से बहुत सारा राख निकलता है, रॉक फॉर्म्स निकलते हैं, बहुत सारे अंदर से मटेरियल्स निकलते हैं, है ना। तो इनका जो साइज़ होता है वो इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता, लेकिन इनके अंदर से जो निकलने वाले पार्ट और प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे साइंटिस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा हो गया कार्डिलेरा। कार्डिलेरा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं, और जब ये फटते हैं तो जब ये फटते हैं, जैसे गन फायर करता है तो बैक फायर होता है ना, तो वैसे ही वेल्केनो जब फटता है तो धंस जाता है, और ये धंसने के क्रम में कार्डिलेरा जैसा अपना एक शेप बना लेता है, इसलिए इसे कार्डिलेरा कहा जाता है। और जब ये फटते हैं तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे राख और लावा के डिफरेंट फॉर्म्स को छोड़ते हैं, तो इसमें पोल्यूशन का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है।
हमारा चौथा जो है वो मिड ओशनिक रेंज होते हैं, क्योंकि हमारे ओशन के अंदर भी बहुत सारे वोल्केनोज पाए जाते हैं, और उस वोल्केनो के क्रम में हमारे मिड ओशनिक रेंज को हम गिनते हैं। कि इनके फंक्शंस को आप पढ़ लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं कि वोल्केनो जो होते हैं बहुत, क्योंकि अंदर ये सीधे सीधे फटते नहीं हैं, क्योंकि ये जहाँ जहाँ कमज़ोर रॉक्स होते हैं, जहाँ कमज़ोर लैंडफॉर्म होते हैं, ये वहाँ घुस जाते हैं, और उस घुसने के क्रम में बहुत सारे डिज़ाइंस, बहुत सारे अंदर लैंडफॉर्म को क्रिएट करते हैं, जिसमें लैकोलिथ है, फेकोलिथ है, साइकोलिथ है, बहुत सिलिंड्रिकल, नॉन सिलिंड्रिकल, ट्राइंगल जैसे, डोम जैसे एक अलग अलग करेक्टरिस्टिक और क्राइटेरिया अंदर बना लेते हैं। तो उसको हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं रिंग ऑफ फायर। भाई रिंग ऑफ फायर का मैंने क्यों फ़ोटो दिया है, तो हम इससे डायरेक्टली समझ सकते हैं भाई ये रिंग ऑफ फायर नहीं, जैसे हमने मिड ओशनिक रेंजेस की बात की गई, तो क्या है कि यहाँ कुछ कॉन्टिनेंटल एक्टिविटीज़ होते हैं, उसके कारण इस क्षेत्रों में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, और इन्हीं क्षेत्रों में मिड ओशनिक रेंजेस भी पाए जाते हैं। तो हम ये समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन टाइम, क्योंकि बिना क्वेश्चन के हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ती है। हमने रिंग ऑफ फायर पढ़ लिया, हमने वोल्केनो पढ़ लिया, हमने अर्थक्वेक पढ़ लिया। तो इस फेज में सबसे पहला हमारा है कि भाई अब बता दो डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होते हैं अर्थक्वेक की। बहुत सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब बी है, वोल्केनोज होता है। अभी जस्ट पढ़ा हमने, क्योंकि ये डायरेक्ट स्रोत होते हैं। दूसरा सवाल हमारा, भाई लिथोस्फीयर क्या होता है? स्थलमंडल। जैसा कि हमने पढ़ा है, इसका आंसर है बी, क्रस्ट एंड अपर मेंटल जो होता है, जो सॉलिड फॉर्म होता है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी, जो लेयर होती है, सबसे पतली लेयर कौन सी पाई जाती है? तो बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। बिल्कुल इसका आंसर है ए, क्रस्ट। जो सबसे ज़्यादा पतली लेयर है हमारी क्रस्ट है, क्योंकि वो हमने पढ़ा कि 5 किलोमीटर कहाँ ओशन में पाई जाती है, 70 किलोमीटर हमारा कहाँ थिकनेस माउंटेन्स में, और 30 किलोमीटर कहाँ हमारा जो कॉन्टिनेंटल पार्ट होता है उसके अंदर। चलिए अब ये सवाल थोड़ा टेक्निक वाला है कि सेमी लिक्विड कौन सा फॉर्म होता है? भाई कौन सा लेयर पाया जाता है? सेमी लिक्विड क्या हो गया? जो आधा लिक्विड आधा सॉलिड, तो ये एक जेली फॉर्म बनाता है। और मैंने बताया था आपको कि जेली फॉर्म कौन सा होता है? एथनोस्फेयर, जो हमने पढ़ा है, दुर्बलता मंडल जिसे हम कहते हैं, एथनोस्फेयर, उसको हम एक सेमी लिक्विड फॉर्म में गिनते हैं। चलिए आज के लिए थैंक यू।